हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं लूसेंट का हिस्ट्री का क्लास। ये मेरा फर्स्ट क्लास है। आज आप लोग को रिवीजन कराऊंगी। ये देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से जाने जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाओं को बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रियाड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकसाइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड। ठीक है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने वाले श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियस को कहा गया है, जो 1638 से 1707 में की है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य चार स्रोतों से प्राप्त हुआ है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत एक प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधा कुटुम्बकम का उपदेश देता है कि भारतीय परंपरा वेदों के नित्य और अप्रूपसय मानती है। वेद चार प्रकार का होता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन चार वेदों को संहिता कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10-28 सूक्त और बलखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि कहते हैं। ऋषि को ऋतु कहा जाता है। इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री के समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम की उल्लेख है। इसके द्वारा इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। अब आता है चतुष्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्णन है। आइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघा और चरणों में उत्पन्न होते हैं। नोट है, इसमें धर्म सूत्र 4 प्रमुख जाति की स्थिति है, व्यवसाय, दायित्व और कर्तव्य और विशेष अधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। उसके उदाहरण ऋग्वेद की कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द का जो है संबंध है गाय से है। ठीक है, अब आता है कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित के आधार पर है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय में ईसा पूर्व को कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की
गिनती उल्टी दिशा में होती थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष और पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईस्वी में मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में लिखा गया है कि ईस्वी को लैटिन भाषा में एडी भी कहा जाता है। एडी मतलब एनो डोमिनी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत के पहला सुव्यवस्थित इतिहासकार ऑनली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश को कहा गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उसने लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों के सरोकार शासन की एक बात स्वरूप तानाशाही है। अब आता है वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान के प्राचीन स्रोत ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की वर्णन की गई है, रचना की गई है। ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिला हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के अनुसार अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदानों की विधि का वर्णन है। यह गद और पद दोनों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे आ रहा सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गान। इस वेदों में मुख्य यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को संकलन कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्धातु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद में आधारित। इसमें 1810 सूक्त है, जो प्राय ऋग्वेद के लिए है। इसे भारतीय संगीत के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद है। इसमें कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राचीनतम है। अस्तों के उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में ही मिलता है। अब आता है ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। उसके बाद आ रहा पृथ्वी सूक्त। अर्थवेद के पृथ्वी सूक्त माना जाता है। इसमें मानव के जीवन में सभी पक्षों, गृह निर्माण, वृक्षों की उन्नति या व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण संबंधी विवाह तथा परिणय गीतों और राजभक्ति, राजा के चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं अवस्थी वर्कशॉप, वंशीकरण, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दी गई है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी विवरण है। अब आता है अर्थवेद में परीक्षित को क्रूपों का राजा कहा जाता है तथा क्रू देश की समृद्धि के अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रों को कहा गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं, जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। अब आता है मध्यांती और कांड्य शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजन्य संहिता की शाखाएं है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं है। कांठ्य और कंठिल्य, मैत्राणी, तैत्तिरीय, कौथुम, राणानीय और जैमिनीय यानी तलवार संवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद के शाखाएं शौनक और पेपलाद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और बाद में अर्थवेद आता है। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन और समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिए गए। ऋग्वेद अतर्व और कौशिकी है। यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद पंचविंश है और अर्थवेद गोपथ है। ठीक है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें प्रशिक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं के
ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं तैव में राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। अब आते हैं शतपथ में गंधार और शल्य, कैकेय, क्रू और पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान होता है। ठीक है। आड़क्य में यज्ञ के जुड़े कर्मकांडों को दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है। अब आता है उपनिषद में एक उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड और आत्मरक्षा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। इसमें आता है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैतरणीय संहिता से प्राप्त हुई है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य देश बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के अर्धाग्नि कहा गया है। जावलू उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब आता है वेद और सूत्र। वेदों के भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग का होता है 6 होता है। शिक्षा मतलब शुद्ध विचार शास्त्र, कल्प, निरूपक और व्यापार। ठीक है। अब आता है वैदिक साहित्य का अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र और साहित्य का पढ़ने किया गया है। स्रोत, गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि विधान, कर्म कांड और राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धान, आप स्तंभ, विशिष्ट आदि का नाम विवरण रूप से उल्लेखित है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब आते हैं पुराण। भारतीय इतिहासकार कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसकी रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माना जाता है। इनकी संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 को है। मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण और भागवत से राजाओं की वंशावली पाई गई है। पुराण का गो है 18 को याद रखिएगा। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से आधन्य सातवाहन और वायु पुराण से गुप्त वंश, ठीक है, संबंधित है। अब हम आते हैं पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतम पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिसमें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकती थी और पुराणों की पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बौद्ध और जैन और अन्य संहिता। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ के प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन में कृत्य और समाकलन के साथ उनके संबंधों का विवरण है। अब आता है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरण से विभाजित। इसमें मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने के सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा लिखा गया है। कल्याण के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिसमें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों का सिंध विजय के वृत्तांत चर्चनामा लेखक अल्ली और अमसद सुरक्षित है। अब आता है अष्टयामी। संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक पर्णी है। इसमें मौर्य के पहले इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टयामी पहली बार लिपि के शब्द का प्रयोग हुआ। कृत्यान की गाग्गे संहिता के एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग को पुरोहित
थे। इसमें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब आते हैं विदेशी यात्रियों में मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। टेरियस यह ईरान के राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब आता है हेरोडोटस। इसमें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरानियों के संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। अब आता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों निरियाकस और अनोसिकस तथा अस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका से मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा था। अब हम आते हैं डाइमेकस। यह सीरिया नरेश के अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। अब आता है डायरोनियस। यह मिस्र नरेश टालमी फेडलस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अब आता है टालमी। इसने दूसरा शताब्दी में भारत का भूगोल का नामक पुस्तक लिखी थी। अब आता है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री तथा नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें पशुओं और पेड़ पौधे खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण है। अब हम आते हैं पेरिप्लस ऑफ द एथियन। इस पुस्तक के लेखकों के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय भारत की बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट पे हम आते हैं फयान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, याद रखिएगा। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन है। इसने मध्य प्रदेश के जनता को सुखी और समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत रहा। ठीक है, अब आते सयुगन। इसने भारत से यह 518 ईस्वी में भारत है। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म के प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, अब हम आते हैं हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग 629 ईसा में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के लिए सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 में चीन लौट गया। वह भारत में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसने भ्रमण वृत्तांत शिशु के नाम से प्रसिद्ध है। इसने 138 देशों का विवरण इसने हर्षकालीन समाज धर्म और रीति के बारे में विवरण किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र है। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया था। हेनसांग के अध्ययन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। अबर एत सिंह। यह 7वीं शताब्दी में भारत आए। इसने अपनी विवरण नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब हम आते हैं अल्बेर्नी, मतलब अरबी लेखक के समय। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल्बेर्नी ख्वाइज और खीव का रहने वाला, तुर्किस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखे गए उसने कृत और किताब उल हिंद, हकीकत ये हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार और खगोल के विज्ञान कर्मियों और रीति रिवाज, प्रथा और सामाजिक जीवन, भार तौल मापन विधि और मूर्तिकला, कानून और माप विज्ञान के आदि विषय पर विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म और रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अब आते हैं बुद्ध। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत रहेला कहा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्या में प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली के काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया था।
अब हम नेक्स्ट पे आते हैं तारानाथ। ये क्या है? तो तिब्बती लेखक है। ये कैम्बूर और तिंगुर के नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे देखते हैं मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी में अनंत पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम आते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में मिलने वाली जानकारी है। भारतीय पुरातत्व के पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। 14वीं शताब्दी में अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्य के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत में भागवत धर्म और विकसित होने के प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के बेसर नगर से गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त है। ठीक है। अब हम आते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा के अभिलेख से है। सर्वप्रथम दुक्षित की जानकारी देने वाले अभिलेख सौगौरा का अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोगी हेतु खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख है। अब आता है सर्वप्रथम भारत पे होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य ईरान अभिलेख से प्राप्त होता है, भानुगुप्त से। ठीक है। सतवाहन राजाओं के पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौ प्रमाणिक पूरा स्थल बुज्र होम से गत वर्ष गड्ढा घर का साक्ष्य मिले। इसमें उतरने की सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों के आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशा पंड कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का उल्लेख लिखने के कार्य यौन शासक ने किया था। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ रुद्रमन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयनगर। ठीक है। अब आता है अभिलेखों का अध्ययन को इपिग्राफी कहा है। समुद्र की पीड़ा पर बजाती हुई मुद्रा लेख की सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। अरिकमेंडू पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा और स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीपी, कंबोडिया और जावा द्वीप में स्थापित हुआ। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत की मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण नागर और द्रविड़ वाली शैलियों के प्रभाव पड़ा, यह बेसर शैली कहलाती है। अब आते पंचानन। पंचानन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित। यह एक हिंदू मंदिर तथा पंचानन शैली कहा जाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायन मंदिर का उदाहरण है कांदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में, बरमेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशा अवतार मंदिर कहाँ है? गोंडेश्वर उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे तेरे प्रागइतिहास का लेख। ठीक है। ये क्या है? इस इतिहास के विभाजन प्रागइतिहास अग्र इतिहास में 3 भागों में बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। मालवा काला और लाल, बुजरम के धूसर, जीखे लाल, नौपशान चमकीला धूसर, नौपशान भूरा लाल। ठीक है। अब आ रहे आग्र इतिहास है। उस काल को कहते हैं जिसमें काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद पढ़े नहीं जा सकते, मतलब लिखे जा सकते पढ़े नहीं जा सकती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से संबंधित है। अब आता है ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से 30 या 40 वर्ष पहले पूर्व आरंभ हुआ। ठीक है।
पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार है। शिकार, पूरा पाषाण आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। अब आता है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास के लिए प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। याद रखिएगा, मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। इसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, ठीक है। प्राप्ति स्थल अति पक्कम था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पे हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पे कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा उपयुक्त सबसे पहला अनाज चावल था, ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिया से संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कास्टिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूड पहले व्यक्ति जिसने 1863 ईसा में पूर्वकालीन औजारों की खोज की। पलावर नामक शहर पर प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण कलाकृति की खोज की थी। अब आता है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारियाँ 1867 में हुई, जो C.L. क्लाई के बिंद क्षेत्र में लघु परापोषण की खोज निकाले। भारत में मानव अति पंजर मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रूम गिरवन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव नाव कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरबी संस्कृति से है। भारत में शिवलक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाशियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय को माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विशुधर वाडकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में इसको ने से विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से है। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है और हम लेकर आएंगे अब आपका नेक्स्ट क्लास में सिंधु सभ्यता का क्लास रहेगा। तो बाय दोस्तों।